आप सब लोगों को हेलो। आपने हम लोग आज से नया काम शुरू कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन। देखो, अभी तक क्या होता था कि मैं पढ़ देता था, शब्दों का मीनिंग दे देता था, जहां पे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ करने को बाकी नहीं रह जाता था। अगर मान लीजिए कि मैं उसके यूसेज को देखूं तो आपके अंडरस्टैंडिंग का या वोकैब का डेवलपमेंट का कुछ एस्पेक्ट अगर है तो मैंने जो अभी ये लिया है, आपसे मैं एक इंस्ट्रक्शन देना चाहूंगा कि इन शब्दों का मीनिंग निकालने के लिए जो मैंने दिया था, डिक्शनरी का हेल्प मत लीजिए, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो, तो डिफिकल्ट शब्दों का भी मीनिंग खुद ब खुद आ जाएगा, अगर आपने प्रॉपर तरीके से सेंटेंस को समझने की कोशिश की तो। अब क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग का दो एस्पेक्ट होता है, एक मैटर की अंडरस्टैंडिंग और दूसरा कि जब आपको मैंने कभी एग्जामिनेशन में कभी किसी वर्ड का मीनिंग आपसे टिका के बोले और वो आप नहीं जानते हो, जानते भी हो तो भी आपका मीनिंग जो होगा वर्ड का वो सेंटेंस के अनुसार निकलेगा, ना ही कि वर्ड के मीनिंग से सेंटेंस का मीनिंग निकलता है। बचपन से आपको बताया गया है कि वर्ड का मीनिंग जानोगे तो सेंटेंस का मीनिंग समझ पाओगे। ये गलत है। सेंटेंस का मीनिंग अगर आपको समझ में आएगा तो वर्ड के मीनिंग खुद ब खुद निकलते हैं। अब मैं आपको दो तरीके के एग्जाम्पल, मतलब अभी मैंने शुरुआत में आपको मैं दो तरीके के प्रैक्टिसेस दूंगा कि आप अननोन वर्ड का मीनिंग अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे गेस करो, और दूसरा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी काम कर रही है उसके बेस पे आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन मैं दूंगा, और ये दोनों अभी थे। चलो, मैं अभी अगर एक्सप्लेनेशन अभी करूं और मैं आपसे अगर स्टैगरिंग का मीनिंग पूछूं तो बट नेचुरल है, सेलुब्रियस का मीनिंग पूछूं, एग्जैसरबेट का मीनिंग पूछूं तो बट नेचुरल है कि हमको नहीं भी आ सकता है। याद है, आप लकी हो। लेकिन अगर याद नहीं है तो आपका ये अगर सिनोनिम एंटोनिम है एसएससी का, जहां पे एक वर्ड को देके एसएससी, एनडीए, सीडीएस एक वर्ड देके चार ऑप्शन दे देता है, वहां पे ये हिट और मिस होगा, बनेगा या नहीं बनेगा। बट अगर ये सेंटेंस के बेस पे है तो आपको वो वर्ड का मीनिंग आए चाहे नहीं आए, अगर अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर है तो आप आराम से बना लोगे। और इस रीडिंग को और पिन पॉइंटेड करने का ही अब का टारगेट है कि आपकी रीडिंग और स्मूथ हो। जैसे आप देखो, इस क्वेश्चन को अगर मुझे निकालना है और मान के चलता हूं मैं कि मेरे को दो तीन वर्ड का मीनिंग नहीं आता, स्टैगरिंग नहीं आता है, हॉपिंग नहीं आता है, बाकी माइल्ड, रेशनल, जनरल वर्ड हैं, आते होंगे। मैं अगर आपसे इस सेंटेंस को दिखाऊं, अगर जहां पे ये स्टैगरिंग था, आप ध्यान दो, आपने भी देखा होगा, आपने भी देखा होगा, अनलाइक इंडिया वेयर सिटी लेवल गवर्नमेंट्स, जहां पे सिटी लेवल का जो गवर्नमेंट है, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, अकाउंट फॉर लेस देन 3% ऑफ द टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग, वो जो स्पेंड करते हैं सिटी लेवल के गवर्नमेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, वो पूरे गवर्नमेंट स्पेंडिंग का 3% वो होता है, शहरों का पूरा मिला के। A staggering 51% of the government spending in China. चाइना में ये स्टैगरिंग 51% है टोटल गवर्नमेंट स्पेंडिंग का। अब ये स्टैगरिंग का मतलब अगर आप समझो तो ये बहुत ज्यादा का मीनिंग आ रहा है इन कंपैरिजन टू 3%। और अगर ये बहुत ज्यादा का मीनिंग आ रहा है तो आप जरा देखो कि रेशनल, माइल्ड या मिनिमल, तीनों नहीं होगा। मिनिमल तो आप तुम्हारे कम से बना हुआ है, माइल्ड का मतलब नम्र होता है, रेशनल का मतलब लॉजिकल होता है। यहां तो बहुत ज्यादा का ना, स्टैगरिंग जब आप लिखते हो तो उसके आगे में जो लिखते हो ना वो बहुत ज्यादा के सेंस में होता है। सो
आपको अगर ये हॉपिंग और स्टैगरिंग नहीं भी आता है तो यू कैन गो फॉर दिस हॉपिंग। आपको इन दोनों वर्ड्स में से किसी के मीनिंग के जानने की जरूरत नहीं थी, और यही चीज मैं आपका डेवलप कराना चाह रहा हूं। मैं अपने ऑफलाइन क्लासेस में बच्चों के साथ, ऑनलाइन क्लासेस में इन चीजों को डेवलप कराता हूं कि उनका वर्ड पे जो डिपेंडेंस है ना, रटना पड़े। रटना है क्योंकि आपको एग्जामिनेशन में सिनोनिम एंटोनिम बनाने हैं, लेकिन अंग्रेजी के डेवलपमेंट के लिए रटने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। मैंडेट देखो, ये जो होते हैं ना, इसका एक थियरी होता है, दिस इज कॉल्ड ऑन द बेसिस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बेसिस पे, मैं बार बार बोलता हूं, आपने मेरे से कभी सुना भी होगा कि मीनिंग वर्ड का नहीं होता, मीनिंग सेंटेंस का होता है। और सेंटेंस जो मीनिंग देगा, उसके मीनिंग के आधार पे आप अगर इसका मीनिंग समझते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर काम कर रही है। अब अगर मैं मैंडेट का मीनिंग देखूं आपसे, happens at the sub-provincial level. Local governments also have a much broader qualitative mandate. लोकल गवर्नमेंट के पास ये भी है, क्वालिटी वाइज मैंडेट भी है। अब वो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग लोकल गवर्नमेंट कर रही है, सिटी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट के पास इस एस्पेक्ट में भी मैंडेट है। अब अगर आप ऑप्शंस पे नजर डालो तो आपको दिखेगा कि मैंडेट का यहां पे मीनिंग क्या आ रहा है। क्वालिटेटिव एडमिनिस्ट्रेशन, डिसीजन, ओपिनियन या अप्रूवल। जरा सोचिएगा कि उनको क्वालिटी वाइज भी लेकर ये उनको है, एंड दैट इज कॉल्ड, उनको ये भी अप्रूवल है, वो क्वालिटी डिसाइड कर सकते हैं खुद से। इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड करती। इसीलिए आप लोगों ने कभी सुना होगा कि चाइनीज जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो खराब लेवल के होते हैं, क्योंकि ये किसी गवर्नमेंट के रेगुलेशन से नहीं गाइड होते, ये अपने अपने लोकल लेवल पे गाइड किए जाते हैं। और ये जो पैसेज था ना, वो चाइनीज मॉडल ऑफ इकोनॉमी था। अगर आपने पढ़ा होगा तो ये वाला आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग था कि अगर हमारे यहां भी देश में उसको अडॉप्ट करने की कोशिश की जा रही है, और ये थोड़ा सा गड़बड़ है। अब सेलुब्रियस देखो, सेलुब्रियस का मीनिंग आप टारगेट करो कि सेलुब्रियस का मतलब क्या था। आप अगर ध्यान दो तो एक चीज और है कि जब आप पढ़ते हो, सेलुब्रियस अगर नहीं भी आता है तो, सेकंड, एक पहला फैक्टर बोला था, दूसरा फैक्टर ये है, अ सेलुब्रियस जियोपॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्लाइमेट वाज क्रूशियल। एक सेलुब्रियस क्लाइमेट इंपॉर्टेंट था। अब ये क्लाइमेट कैसा होगा जरा सोचो तो। चूंकि इकोनॉमी की बात हो रही है, ज्योग्राफी का क्लाइमेट नहीं है, इकोनॉमी का क्लाइमेट, तो फेवरेबल ना। जरा सोचिएगा तो आप, वो इंपॉर्टेंट है। तो आपका तो नॉर्मल सेलुब्रियस नहीं भी जानते हो, जियोपॉलिटिकल आप छोड़ भी दो तो कोई अंतर नहीं पड़ता। यही पढ़ने में लड़के जैसे बार बार मेरे को बोलते थे कि हम खुद से पढ़ते हैं तो उतना क्लियर नहीं समझ में आता। अब उसी को पिन पॉइंटेड करने के लिए ये सब काम है। आगे में मैं लेटर ऑन स्टेज में मैं कंप्रीहेंशन भी, फुल लेंथ कंप्रीहेंशन भी दूंगा। उसका थोड़ा बहुत शक्ल मैंने अभी दिया है। मैं आपको बहुत सारे फिलर्स भी दूंगा, क्लोसेस भी दूंगा, सब दूंगा। लेकिन अभी हम लोग शुरुआती स्टेज में अभी थोड़ा सा सिनोनिम, एंटोनिम या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस करते हैं। ये सब आपके रीडिंग को हेल्प करेगा, और ये पूरा का पूरा आर्टिकल इनफैक्ट पढ़ा जाएगा। एक सेलुब्रियस क्लाइमेट जरूरी था। अब सेलुब्रियस का आप जरा देखो कि क्या टेंस, रिच या इंटेंस होगा। फेवरेबल था ना, वो इंपॉर्टेंट था। तो अगर आप कंड्यूसिव नहीं भी जानते हो तो ये काम करेगा, आपका आराम से आ जाएगा। वर्ड्स का जानना जरूरी नहीं है, इलिमिनेशन का टेक्निक जरूरी है।
नेक्स्ट एग्जैसरबेट। अभी आप अगर एग्जैसरबेट को टारगेट करो, अब ध्यान देना, चाइनाज बैड इंटरनेशनल कंडक्ट, उसका जो इंटरनेशनल जो व्यवहार है बाकी देशों के प्रति, वो बहुत बुरा है। एंड इट हैज, और इसने क्या किया हैज एग्जैसरबेटेड द नेगेटिव परसेप्शन ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट। उसने परसेप्शन को ये कर दिया है, बदतर कर दिया है, खराब कर दिया है चाइनीज लोगों के प्रति, चाइनीज इन्वेस्टमेंट, चाइनीज प्रोडक्ट्स के प्रति जो ओपिनियन है उसको एग्जैसरबेट कर दिया है उसके बैड कंडक्ट ने, इंटरनेशनल कंडक्ट ने। अब अगर वो बदतर कर दिया है, अगर मुझे ये मीनिंग देना है तो प्रभावित किया है, प्रभावित अच्छा बुरा दोनों होता है, ये भी प्रभाव है। डिमोरलाइज, परसेप्शन को डिमोरलाइज नहीं कर सकता, तो उसको और बुरा बना दिया है ना, उसको उसने और बुरा बना दिया है। तुम इस रीडिंग को अपने, मेरे अनुसार आप करके देखो, आपको हेल्प मिलता है। और अभी मैंने बोला कि वर्ड के मीनिंग के लिए डिक्शनरी मत देखिए, डिक्शनरी एक आपकी आदत बन जाएगी, एडिक्शन, और जब डिक्शनरी हटेगी ना तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा। यही याद करने वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम है। अगर वो याद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ याद कर रहे हैं, तो अगर नहीं याद किया हुआ वर्ड मिला तो उनका फिर दिमाग काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपनी मेमोरी से सारा गाइड कर रहे हैं। और मैं बोल रहा हूं जो याद करना है वो करो, वो तो मजबूरी है क्योंकि वैसे क्वेश्चंस आते हैं। बाकी रीडिंग के समय में याद किए हुए शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती, या रीडिंग के समय में आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग की जरूरत पड़ती है। अब मैंने यहां डीप दिया है, गहरा होता है, एक्सटिंग्विश होता है आग को बुझाना, और यही मैंने बोला कि मैंने नहीं बनाया है, उसने लिखा है, राइटर ने, एडिटर ने लिखा है कि ये, आप जरा सोचिए कि एक्सटिंग्विश और डीप का क्या मीनिंग था। ये डीप का जो मीनिंग आपका यहां मिल रहा है वो आप डिक्शनरी खोज के रह जाओ, वो नहीं मिलेगा। आप जरा देखो तो डीप का क्या मीनिंग मिल रहा है। दे ऑफर्ड इंडस्ट्रियल लैंड एट डीप डिस्काउंट। यहां डीप का मतलब बहुत ज्यादा के मीनिंग में है, गहराई के मीनिंग में नहीं है। उन्होंने लैंड को बहुत ज्यादा डिस्काउंट पे दे दिया है। अब अगर आप इसके डीप का मतलब सोचो, एंटोनिम अपोजिट देना है, तो इसका वो जो गहरा का मीनिंग उल्टा होता है, वो छिछला होता है। ठीक है, ह्यूज उसका सिनोनिम हो गया, हाई उसका सिनोनिम हो गया, और मेरे को एंटोनिम देना है। तो आपके पास माइल्ड के अलावे और क्या बचेगा? आप तो यही दोगे ना, बहुत कम डिस्काउंट पे दिया उन्होंने। एक्सटिंग्विश जिसका मतलब होता है आग बुझाना, उसका पुट ऑफ तो डायरेक्ट उसका सिनोनिम हो गया, फायर उसका सिनोनिम हो गया। और आप एक्सटिंग्विश का यहां पे यूज देखो, जहां भी है वो, अब देखिए, अ की फीचर ऑफ अ फेडरल सिस्टम इज दैट, फेडरल सिस्टम का की यह विशेषता है कि हायर लेवल गवर्नमेंट्स जो अपर लेवल के हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, कैन नॉट एक्सटिंग्विश द पावर्स गिवन टू द लोअर लेवल गवर्नमेंट। वो लोअर लेवल के गवर्नमेंट को जो पावर दिया जाता है उसको वो छीन नहीं सकता ना। मीनिंग क्या रहा है? छीन नहीं सकता। यहां एक्सटिंग्विश का मीनिंग आ रहा है वो उनसे वापस नहीं ले सकता, और हमें उसका अपोजिट देना है। तो ये तो अधिकार मतलब होता है ना, किसी को अधिकार देना, पावर देना, सत्ता देना।
और आप ये देखो कि एक्सटिंग्विश का इंपावर पूरे दुनिया के किसी डिक्शनरी में नहीं मिलेगा, एंटोनिम किसी किताब में नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो आपकी अंडरस्टैंडिंग में, आपके दिमाग में वो मिल सकता है, बाकी दुनिया किसी किताब, सिनोनिम, एंटोनिम या डिक्शनरी में वो नहीं मिलेगा। आप देखिए रैंगलिंग, रैंगलिंग को अगर आप चेक करो तो आप देखो, another reason is that other governments now see China's overcapacity as a national security threat. बाकी के देश चाइना के ओवर कैपेसिटी को वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट मानते हैं, दूसरी सरकारें, दूसरी देश। दिस इज एविडेंट इन द जियोपॉलिटिकल अंडरलाइंग रैंगलिंग अंडरवे ओवर टेक इनेबल्ड चाइनीज प्रोडक्ट, इसीलिए सच एज इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और टेलीकॉम इक्विपमेंट, पूरे जियोपॉलिटिकल, पूरे ज्योग्राफी का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, पूरे विश्व का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, वहां पे इसके प्रोडक्ट को लेकर रैंगलिंग है। अब अगर वो खतरा मानते हैं तो इसको लेकर तो उनको परेशानी है ना, प्रोडक्ट्स को लेकर उनको असुविधा है, असहमति है, विवाद है, आप कुछ भी बोल सकते हो। अब अगर उस हिसाब से देखो तो आपका डिस्प्यूट उसका सिनोनिम हो गया, सिनेरियो, परिस्थिति, वो तो कोई मीनिंग नहीं देगा। विवाद का मीनिंग, विवाद का उल्टा चाहिए, और विवाद का उल्टा तो हार्मनी है। सो शब्दों का अर्थ आप अपने रीडिंग से सिनोनिम या एंटोनिम कीजिए। रीडिंग वाले जो सिनोनिम एंटोनिम होते हैं वो ज्यादा टिकाऊ होते हैं। अब नेक्स्ट को टाइप का क्वेश्चन देखो, मैंने लिखा व्हाट डज द प्रोसेस सजेस्टेड इन द बोल्ड सेंटेंस इंप्लाई। जो सेंटेंस बोल्ड करके दिया हुआ है उसमें क्या प्रोसेस लिखा हुआ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करने के लिए कि आपने उस सेंटेंस को कैसा पढ़ा था। और बोल्ड सेंटेंस में जो भी लिखा हुआ है आप जरा उसको ध्यान दो। द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग द रिवर व्हाइल फिलिंग द स्टोन्स क्रिएटेड ट्रिमेंडस वेल्थ। अब जरा ये एक प्रोवर्ब हो सकता है जो चाइनीज इकोनॉमी के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि वहां की कंपनियां कैसे काम करती हैं, लेकिन अगर वो हम ना पढ़े हों तो भी हम रिवर को क्रॉस कर रहे हैं, उसमें जो पत्थर है उस पे धीरे धीरे करके उसको महसूस कर करके कि यहां पत्थर है, यहां पत्थर है, यहां पे हमको क्रॉस करना है, यहां पे पैर रखना है। यही मीनिंग आ रहा है ना, व्हाइल फिलिंग द स्टोन्स। स्टोन्स फील करने का मतलब क्या, जो नदी में स्टोन्स पड़े हुए हैं उसको हम फील कर करके आगे क्रॉस कर रहे हैं। मतलब हम, आप जरा ध्यान दीजिए कि वो क्या बोल रहा है, रिस्क लेके, केयरलेसनेस, कल्पना करके या सावधानी बरत के। तो ये जो मीनिंग आता है वो तो डायरेक्ट आ रहा है। और यही चीजें जब हम पढ़ते हैं ना तो हम मिस कर जाते हैं। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को देखो, आप मेरे को जरूर बताना, अगर आप सुन रहे हो अभी से तो आप जो मेरे को जरूर बताना कि मेरा ये अप्रोच आपके रीडिंग को और सीरियस करने के लिए कैसा है, बताइएगा जरूर आप, क्योंकि ये मैंने अपने इमेजिनेशन से ये अप्रोच क्रिएट किया है। ऑन द बेसिस ऑफ द लास्ट पैराग्राफ, जो सिर्फ लास्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है, डिसाइड विच द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। कौन सा सेंटेंस ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। अब आप ध्यान दीजिए लास्ट पैराग्राफ को, और लास्ट पैराग्राफ आपको ठीक से पढ़ना पड़ेगा। Mr. Xi Jinping प्लान टू सब्स्टिट्यूट, उन्होंने सब्स्टिट्यूट करने को प्लानिंग किया, वेस्टर्न मार्केट्स विथ इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड एंड फाइंड न्यू इंटरनेशनल मार्केट्स थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। उन्होंने बोला कि मैं वेस्टर्न मार्केट को हटा दूंगा, मैं अपना डोमेस्टिक मार्केट क्रिएट करता हूं और BRI इनिशिएटिव लेता हूं मैं।
बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाकिस्तान अफगानिस्तान चारों तरफ से गुजर रहा है, वो आपने सुना होगा उसको। इंक्रीजिंग डोमेस्टिक डिमांड हैज नॉट वर्कड आउट। उन्होंने जो सोचा कि डोमेस्टिक डिमांड को इंक्रीज करना है, वो उसने काम नहीं किया, बिकॉज ध्यान दीजिएगा, दिस इज अनफेमिलियर टेरिटरी। ये जो क्षेत्र है ना कि हम डोमेस्टिक डिमांड बढ़ाएं, ये फेमिलियर नहीं है चाइना के लिए। फॉर अ स्ट्रक्चर ऑब्सेस्ड विथ सप्लाई साइड स्टिमुली, जहां पे पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हमको चीजों को सप्लाई करना है, लोगों का कंजम्पशन नहीं बढ़ाना है, हमें बस चीजों को सप्लाई करना है। एक्सपोर्ट का जो सेंस होता है, हम अपने यहां के लोगों का कंजम्पशन बढ़ाएं, ये आइडिया था, लेकिन उसने काम नहीं किया है। द BRI अप्रोच हैज नॉट वर्कड। और देखो, सेंटेंस का दो मीनिंग होता है, एक जो तुम पढ़ रहे हो और एक जो अर्थ निकलता है, तुम ध्यान देना। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, उसने काम क्यों नहीं किया? क्योंकि द पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, जिन देशों से ये बेल्ट गुजरने वाला था, आर नॉट इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू जनरेट ह्यूज डिमांड। उनके देश की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वहां बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हो सके। मतलब सोचिएगा कि इस अप्रोच को सक्सेसफुल होने के लिए जिन देशों से वो गुजर रहा था, वहां की इकोनॉमी को स्ट्रांग होना जरूरी था। ये मीनिंग आ रहा है, लिखा हुआ कुछ और है, आपको ये समझना होगा। और यही चीज रीडिंग बिटवीन द लाइंस हमारे यहां, अब वो तो दुनिया की कोई किताब नहीं सिखा पाएगी ना। ये तो मैं क्वेश्चन पूछूं और आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश करो, ऐसे ही बढ़ेगा वो। इकोनॉमी को स्ट्रांग होना जरूरी था। आगे पढ़ो। इन शॉर्ट, ओवर कैपेसिटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन, जरूर से ज्यादा कैपेसिटी बढ़ गया प्रोडक्शन का, और एक्सपोर्ट पे खाली ध्यान दे रहा था, डोमेस्टिक मार्केट पे नहीं। आर बेग्ड इनटू चाइनीज स्टाइल डिसेंट्रलाइजेशन, जो चाइना का जो डिसेंट्रलाइजेशन किया हुआ है, मैं पूछ सकता था बेग्ड इनटू का, इनकॉर्पोरेटेड उसमें शामिल हैं। चाइना का जो डिसेंट्रलाइजेशन का टाइप है, उसमें शामिल है कि ओवर कैपेसिटी, खूब ज्यादा प्रोडक्शन कीजिए और एक्सपोर्ट कीजिए उसको। दिस मॉडल हैज नाउ रीच्ड लिमिट ड्यू टू चाइना। वो उसका अंत में पहुंच गया है, क्योंकि चाइना एरोगेंट अप्रोच अपना चुका है। एरोगेंट मतलब उदंडता भरा दूसरे देशों के प्रति, टू इंटरनेशनल रिलेशंस, एंड इट्स ड्राइव टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। और वो अपने आप को रिलायंट करना चाह रहा है, हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं होंगे। उसके एरोगेंस ने और उसके सेल्फ रिलायंट के अप्रोच ने उसके पूरे मॉडल को बर्बाद कर दिया। मतलब इस मॉडल को अच्छा होने के लिए दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध होना जरूरी था, बिकॉज एक्सपोर्ट कैसे होगा? दो वी माइट सी ए जंप इन एक्सपोर्ट इन सम सेक्टर्स, कुछ सेक्टर्स में हो सकता है, मतलब चाइना फेसेज एन इकोनॉमिक डिक्लाइन, चाइना में आर्थिक पतन होगा अगर ये अपने पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस को विद द वर्ल्ड्स मेजर कंट्रीज अगर वो चेंज नहीं करता है, एरोगेंट अप्रोच बरकरार रखता है, तो ये कभी सफल नहीं होगा। उसका वो ये जो मॉडल है। अब जो मैंने बोला ट्रू और फॉल्स, जरा देखिए, ये सेंटेंस में नहीं लिखा हुआ है, ये आपके अंडरस्टैंडिंग से लिखा हुआ है। चाइनीज इकोनॉमिक वर्ल्ड व्यू कंसिस्ट ऑफ बूस्टिंग एक्सपोर्ट कैपेसिटी विथ स्ट्रेंथनिंग डोमेस्टिक कंजम्पशन, ये नहीं था उसके वर्ल्ड व्यू में। ये जी जिनपिंग का वो आइडिया हो सकता है, बट ओवर कैपेसिटी एंड एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन पैसेज में लिखा हुआ था, इसलिए दिस वन इज फॉल्स। चाइना ने कभी डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने की कोशिश नहीं की। द प्रेजेंट चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल नीड्स एन एग्रेसिव अप्रोच टू सक्सीड। सफल होना है तो उसका अप्रोच एग्रेसिव होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं कोऑपरेटिव होना चाहिए। सो ये भी फॉल्स हो गया। एंड थर्ड वन, टू बी सक्सेसफुल BRI मींट दैट, BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का मतलब क्या था? दैट द कंट्रीज फॉलोइंग इन द वे
शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग मार्केट एट होम। उनको घर में उनका जो मार्केट होगा वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ये तो डायरेक्ट लिखा हुआ था, डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली था, लेकिन ये कंक्लूजन निकल रहा था। एक होता है जब आप पढ़ते हो ना तो उससे कुछ चीजें आप कंक्लूड करते हो, और जिस दिन वो रीडिंग से वो कंक्लूजन आने लगेगा ना, उस दिन आपकी रीडिंग कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी और कुछ भी चीजें आपसे छूटेंगी नहीं। मेरा इनिशिएटिव रीडिंग के उस एस्पेक्ट को ही मजबूत करना है जो ग्रामर पढ़ने से नहीं आएगा। ग्रामर से ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। ये रीडिंग अगर जिस दिन हो जाएगा उस दिन आपका क्लोज टेस्ट, फीलर्स कुछ भी आप बना लोगे, कुछ भी देगा। कंप्रीहेंशन तो नॉर्मल चीज हो जाएगा। मेरा ये इनिशिएटिव आपको कितना कंस्ट्रक्टिव लगा? क्योंकि देखो पार्सिंग करोगे ना तो उसमें ग्रामर इंक्लूड हो जाएगा, और मेरा टारगेट ये है कि पार्सिंग कितने सेंटेंस से किया जाएगा। पार्सिंग के लिए अलग से हम लोग काम कर रहे हैं, मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मेरा ये जो गोल्डन रूल वाला सीरीज खत्म हो जाएगा, उसकी फ्रीक्वेंसी और मैं बढ़ा रहा हूं। फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, तो मैं पार्सिंग पे कंसंट्रेट करूंगा। आप में से कुछ लोगों ने कहा था, आप बताना मेरे को जरूर, क्योंकि मेरा ये इनिशिएटिव कितना फ्रूटफुल है आपके लिए, ये मेरे को जरूर बताइएगा, आप में से जो भी देख रहे हैं इसको। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।